हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप के संबंध में आपसे बात करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा छात्रों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर डायरेक्ट एडमिशन हम लेना चाहते हैं, क्या डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आता है कि नहीं आता है, स्कॉलरशिप का क्या प्रावधान है। साथ में हम ये भी आपको बात करेंगे कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ने की क्या संभावना है। देखिए, आपको पता है कई छात्र एडमिशन ले चुके हैं और कई छात्र हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके मन में यही प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है कि हमारे एडमिशन लेने तक स्कॉलरशिप की तिथि कहीं निकल ना जाए, या स्कॉलरशिप फॉर्म की भरने की तिथि जो बढ़ेगी उसकी संभावना क्या होगी। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब विषयों पर हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपकी स्कॉलरशिप के लिए। देखिए, स्कॉलरशिप का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अभी बीएड की काउंसलिंग चल रही है। राउंड 1 की काउंसलिंग लगभग समाप्ति की ओर है और अब पूल काउंसलिंग के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, हम बात कर लें यहाँ पर कि पूल काउंसलिंग की लास्ट डेट आपकी 23 दिसंबर है, यानी कि 23 दिसंबर तक पूल काउंसलिंग चलनी है। उसके बाद हम बात करेंगे 27 दिसंबर के लिए, यानी कि 27 दिसंबर तक आपके डायरेक्ट एडमिशन होने हैं। इसमें बहुत सारे छात्र इस प्रकार के हैं जिनके मन में ये बात आ रही है कि अगर हम पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो क्या हम स्कॉलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सही बात है, जो स्कॉलर फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उसी आधार पर आपको फॉर्म फिल करना होता है। आप लोग सब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आजकल स्कॉलरशिप को ऑनलाइन ही किया जाता है और ऑनलाइन जिस डेट का जो ऐलान हो जाता है, जो डेट आपको तिथि को तय किया जाता है, उसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फॉर्म को, पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट भी करना पड़ता है। साथ में आपको संस्था के लिए जो प्रिंट निकालना पड़ता है और तय समय के अंदर आपको उस प्रिंट को अपना कॉलेज में आपको देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, जिससे कि कॉलेज उस फॉर्म को समय सीमा के अंतर्गत अग्रसारित कर सके, यानी कि आपका फॉरवर्ड कर सके। तो ये सारी प्रक्रिया रहती हैं, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो इससे छात्रों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं आती हैं, क्या हम एडमिशन लेंगे तो क्या स्कॉलर के लिए जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अब देखिए, अब हम बता दें, पहले स्कॉलर के लिए जो लेटर जारी हुआ था वो आपका, उस लेटर को संशोधित करके एक नया लेटर जारी किया गया है। यानी कि जो हमारा लेटर था, देखिए हम यहाँ बात करेंगे अपने लेटर की ओर। देखिए, यहाँ पर है, वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम। देखिए, जो दसमोत्तर कक्षाएं होती हैं वह आपकी ऊपर की होती हैं, यानी कि 12th से जो ऊपर की होती हैं वो आपके जो आपके 10th से ऊपर होती हैं और 12th लेवल पे होती हैं, और जो अपने स्नातक लेवल पर होती हैं वो आपके दसमोत्तर हो जाती है। यानी कि आप जो बीएड के लिए करेंगे वो आपके दसमोत्तर में रहेंगी। ठीक है, पाठ्यक्रम का मास्टर डाटाबेस तैयार करना, सत्यापन करना, लॉक करना एवं छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरित हेतु संशोधित समय सारणी के निर्गत किए जाने के संबंध में। अब देखिए, जो मास्टर डाटाबेस का काम है वो तो कॉलेज का होता है कि उनको अपना लॉगिन आईडी पर सारी चीज़ों को अपलोड करना पड़ता है, फीस को अपडेट करना पड़ता है, उन सब चीज़ को लॉक करना होता है। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे, सीधी छात्रों से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हम छात्रों के संबंधित बात करेंगे कि इस कार्यक्रम में थोड़ा सा इन्होंने संशोधन किया है। अब क्या किया है वही हम आपको बता दें। देखिए, इस प्रकार के अंदर सारणी को बनाया हुआ है। देखिए, पहले कॉलम में लिखा है वर्तमान में निर्धारित समय सारणी कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दसमोत्तर कक्षाएं हेतु, जो ऊपर की कक्षाएं होती हैं उनके लिए है। अब देखिए, बगल में ही लिखा है संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दसमोत्तर कक्षाएं हेतु के लिए रहेगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो जो स्टार्टिंग की मास्टर डाटा की जो हम बता रहे हैं वो तो आपके संस्थानों के लिए, यानी कॉलेज के लिए है। अब हम यहाँ छात्र की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हर चीज़ की एक तय तिथि दी गई है। अब जो अपने छात्रों से संबंधित डाटा है वो यहाँ बात करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर के अवशेष नवीन एवं नवीनीकरण रिन्यूअल के छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि जो मैं आपको बता दूं, दो तरह के फॉर्म अप्लाई होते हैं। एक तो आपका होता है फ्रेश, एक आपका होता है रिन्यूअल। जो छात्र बिल्कुल पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, यानी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में है, वो लोग फ्रेश में अप्लाई करेंगे, और जो पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में, यानी दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष में है, वो आपका रिन्यूअल में जाएगा। रिन्यूअल के लिए क्या होता है, जो आपको पहले फॉर्म भरा जाता है उसी फॉर्म को, यानी जो आपका नवीन फॉर्म होता है उसको अगले साल रिन्यूअल करके किया जाता है, यानी उसका नवीनीकरण किया जाता है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि जो प्रथम वर्ष में फॉर्म भरना है वो है आपको नवीन फॉर्म भरना है, यानी कि फ्रेश फॉर्म भरना है। यानी जो बीएड के नए छात्र हैं उनको फ्रेश फॉर्म भरना है, और जो रिन्यूअल होता है वो यानी कि आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में, यानी जो बीएड के सेकेंड ईयर के छात्र हैं वो लोग अपना रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे। देखिए, इसकी डेट की हम बात कर लें तो अभी तक जो डेट आ रही है इसमें कि आपको 15 दिसंबर तक की लास्ट डेट बताई जा रही है। अब देखिए, अब 15 दिसंबर तक तो लास्ट डेट है, लेकिन मैंने जो आपको डेटें बताई हैं कि 23 दिसंबर तक,
23 दिसंबर तक आपको पूल काउंसलिंग में भाग लेना है, यानी ख़त्म हो जाएगी उसकी लास्ट डेट है, और 27 दिसंबर को डायरेक्ट एडमिशन। ऐसे में ये छात्र बहुत ज़्यादा वंचित हो जाएंगे छात्रवृत्ति के लिए। तो शासन को इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जहाँ तक संभावना है कि छात्र हित में ही फैसले लिए जाते हैं, यानी छात्र हित में फैसले को लेने के लिए हम यहाँ पर एक उम्मीद कर सकते हैं कि छात्रवृत्ति की डेट को कुछ न कुछ बढ़ाया जरूर जाएगा, क्योंकि इस समय कोविड के कारण हर चीज़ लेट हो रही है, कोई भी तय समय सीमा के अंतर्गत नहीं हो रहा है। अगर इस वर्ष हर चीज़ तय समय सीमा के अंतर्गत होती, जो कि पिछले साल होता रहा है, तो छात्रों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। सब समय पर फॉर्म भरते, सब समय पर उस चीज़ को आवेदन करते हो, समय पर उस फॉर्म को कॉलेज वाले अग्रसारित भी करते हैं और आपको समय पर स्कॉलर भी आता है। लेकिन इस समय हर चीज़ पूरा शैक्षणिक सत्र हम देखें तो सब अस्त व्यस्त चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा उम्मीद हम यहाँ कर सकते हैं कि आपकी छात्रवृत्ति में कुछ न कुछ स्थिति में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शासन को कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा छूट मिलेगी, और आप लोगों के लिए जो कि एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा यहाँ से मिलने की उम्मीद तो लग रही है। और फिर आखिरी जो बात है वो शासन की बात है, जो शासन फैसला लेगा उनको सभी लोगों को मान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ये बात हो चुकी है स्कॉलरशिप के संबंध में। हम स्कॉलरशिप के लिए एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बता देंगे आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको पूरे फॉर्म को करना है, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको मिलेंगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर देते हैं। यानी देखिए, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के विषय में कि सबसे ज़्यादा छात्रों के मन में ये विचार आ रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलर का प्रावधान है कि नहीं है, कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलर मिलता है कि नहीं मिलती है, और पूल काउंसलिंग में भी स्कॉलर मिलता है कि नहीं मिलता है। या छात्रों के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपको पहले समझना होगा कि काउंसलिंग आखिरकार है क्या ये चीज़। देखिए, काउंसलिंग आपको 3 राउंड में होनी थी। पहला तो आपका राउंड 1 फर्स्ट काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग, और थर्ड में आपका डायरेक्ट एडमिशन। यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन है वो आपको मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा वो काउंसलिंग का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से कोई चीज़ है, यानी काउंसलिंग के अंतर्गत ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, वो भी बिना काउंसलिंग के। बिना काउंसलिंग के आप बिल्कुल प्रवेश नहीं ले रहे हैं। आप ये काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस है उन्हीं के अनुसार आपका प्रवेश हो रहा है। यानी आप दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दें कि हम डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे, वहाँ सीधे हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, पैसे जमा करेंगे और सीधा हमको अपना ऑफलाइन एडमिशन ले लेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना होगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी हमने कई सारे विस्तृत वीडियो बना दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर सारे विस्तृत वीडियोज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। साथ में हमने चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें बीएड काउंसलिंग 2020 से संबंधित सारे वीडियोज़ हैं। आपका जिस प्रकार का वीडियोज़ है, आपकी जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, वो आप उसमें सर्च करके अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम आपको बता चुके हैं कि ये काउंसलिंग का हिस्सा है, जब काउंसलिंग में राउंड 1 वालों के स्कॉलर का प्रावधान है तो पूल वालों को भी प्रावधान है और आपका डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी प्रावधान है। यानी कि आप स्पष्ट समझ चुके होंगे कि आपको डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलर का फॉर्म फिल करेंगे। बस अब बात करेंगे कि कौन लोग फिल करेंगे, कौन लोग नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपकी पात्रता है, स्कॉलरशिप की पात्रता है, आप स्कॉलरशिप की पात्रता को हर चीज़ को पूर्ण कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के पात्र हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि जैसे आपको कोई कहते हैं जो स्कॉलरशिप होता है वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को होता है, जिनकी आय इनकम कम होती है। तो यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट आपकी वास्तविकता में कम है तो आप उसके लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट बनता है, उसको आप बना लीजिए। वो देखिए, आपको ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो आप संभवतः सभी लोग जानते होंगे, हर प्रकार के स्कॉलर फॉर्म भरते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होगा कि वो ज़्यादा पुराना उस चीज़ को नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स से संबंधित भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। फॉर्म को सही भरना सबसे बड़ी बात होती है। आपका बैंक अकाउंट डिटेल सही भरना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, और ये सब होने के बाद आपको सबसे पहले तो स्वयं की जाँच का प्रिंट निकाल लेना है। स्वयं की जाँच का प्रिंट आपको पता होगा कैसे निकलना है। उसके बाद उसको अपने संबंधित कॉलेज में जाइए, अपने संबंधित विभाग में उसको दिखाइए, जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हो उनको दिखाइए, उनसे एक एक स्टेप करके पूछिए कि सर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। जब आप बिल्कुल श्योर समझें कि आपकी स्पष्ट तौर पे आप समझें कि आपकी हर एक एंट्री, देखिए सब में सही एक बात और आप लोगों से विशेष तौर पे कहूँगा कि कई छात्र करते क्या है, मैंने देखा भी है उन छात्रों को आते हुए कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करके स्कॉलर का फॉर्म भरते हैं। देखिए, मैं छात्रों को हमेशा से एक सलाह देता हूँ कि देखिए, आप कोई छोटे क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको सब समझ है। यानी आप कैफ़े से जब भी फॉर्म भराएं, अधिकांश बच्चे कैफ़े से भराते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड होकर फॉर्म बिल्कुल भी ना भराएं।
उसके ऊपर डिपेंड होकर फॉर्म बिल्कुल भी ना बनाएं। आप सारे फॉर्म की स्वयं की जांच के लिए प्रिंट निकले, उसके सारे कॉलम्स को आप पढ़ें, सारे कॉलम्स को मिलाएं, बैंक डिटेल मिलाएं, अपने अपने आय, जाति, निवास के क्रमांक को अच्छे प्रकार से मिलाएं। सारी चीज़ें ऑनलाइन चढ़ी होनी चाहिए, नेट पे वेरीफाई होना चाहिए। सारी चीज़ को करके आप जब आपके संस्था में आपको ओके फॉर्म को बोल दिया जाए तब आप संस्था का प्रिंट निकालें और कॉलेज में जमा कर सके, ताकि फॉर्म कॉलेज वाले इस फॉर्म को अग्रसारित कर सके। यानी अग्रसारित मीन्स होता है फॉरवर्ड कर सके समय सीमा के अंतर्गत। अगर आपको सारी चीज़ें ठीक रहेगी तो आपका स्कॉलरशिप 100% मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने स्तर पर प्रयास करना है, फिर आपको देखना है कि फिर वेट करना है कि आपको शासन स्तर पर स्कॉलर आता है तो फिर कितना आता है। ठीक है, तो ये हमारे स्कॉलरशिप पे एक था वीडियो। आप इसी तरह के हम अपने और भी वीडियो स्कॉलरशिप के डालेंगे। देखिए, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि और छात्रों को भी हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।